हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेपीजम के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में। बेसिक से आज हम एडवांस लेवल का सारे टाइप के सवाल को आज हम लोग करेंगे और आप लोगों को बढ़िया से एक एक पॉइंट को समझ लेना है। ट्रेपीजम के सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं, इसलिए बिना कंसेप्ट के यदि आप सवाल को बनाते हैं तो आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। इसके जितने भी सारे कंसेप्ट है उसको हमने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट तोड़कर और आपके हाथ में डाल देंगे, तब जाके आप उससे सवाल को एक एक करके आप बना सकते हैं बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ। तो आज हम शुरुआत करेंगे ट्रेपीजम के बारे में। समलंब चतुर्भुज, हिंदी में प्यारे बच्चे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। सब लोग लिख लीजिए कॉपी में, समलंब चतुर्भुज। अब देखो प्यारे बच्चे, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजम। ट्रेपीजम इसी को इंग्लिश में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेपीजम, समलंब चतुर्भुज। आखिर समलंब चतुर्भुज होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो भुजा केवल समानांतर होता है। वैसा चतुर्भुज जिसमें केवल दो भुजा ही समानांतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। यदि आप बात कर लेते हैं कि सर और भी कोई तरह से डिफिनेशन है, बिल्कुल। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजा का एक युग्म समानांतर हो, यानी चतुर्भुज में चार भुजा होंगे, चारों भुजा में केवल एक युग्म ही भुजा का क्या होगा, समानांतर होगा। उसे ही हम क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। इसको आप लिख लीजिए कि वैसा चतुर्भुज जिसके केवल दो भुजा समानांतर हो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये बेसिक बात था जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। तो अब ये ट्रेपीजम हो गया। ये समलंब चतुर्भुज का फोटो ऐसे बनता है। देखो प्यारे बच्चे, देखो, देख लो बच्चा। अगर नहीं समझा तुम लोग तो बस कोई उपाय नहीं है। केवल दो भुजा ही क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ए, इसको बी, इसको सी और इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। केवल ए बी और डी सी क्या होगा, समानांतर होगा। बात समझ में आया। ए बी समानांतर हो जाएगा डी सी। ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और में भी ये जो ए डी और बी सी है ये समानांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सर ये समानांतर हो सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये समानांतर कभी नहीं होगा, ये समानांतर कभी नहीं होगा। बराबर हो सकता है लेकिन समानांतर कभी नहीं होगा। ए रेखा और ई रेखा कभी समानांतर नहीं, क्योंकि ये आगे बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए ये रेखा कभी समानांतर नहीं होगा। समानांतर कहने का मतलब होता है ये रेखा समानांतर है, ये कहीं भी आगे बढ़ेगा, कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे समानांतर। अब समझ में आया कि समानांतर मतलब समान अंतर, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, वही बनता है समानांतर। बात समझ में आया। अब बच्चा ध्यान दो, ये समलंब चतुर्भुज में क्या बताया गया है कि दो भुजा केवल क्या हो, इसके समानांतर हो, बाकी भुजा असमानांतर भी हो सकता, असमानांतर ही होगा, लेकिन ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आया। चलिए, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि हम समलंब चतुर्भुज का पहले फोटो बना लिए तो समलंब चतुर्भुज में गैर भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। गैर भुजा जैसे ये समानांतर है और ये समानांतर है, तो इसके बीच में ये भुजा गैर है। बात समझ आया। तो इसके और इसके ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और कहोगे सर कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाएगा, वो भी 180 डिग्री। पहला मुद्दा ये आया कि ए और डी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री, बी और सी दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट देख लेना, इसको कॉपी में लिख लेना अपना साइड में। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। यदि इसकी दो असमानांतर भुजाएं यदि बराबर हो
तब इसके विकर्ण बराबर होंगे। लेकिन जनरली रूप से कहा जाए तो समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अब बच्चा ध्यान दो, ये सवाल कैसे, जैसे हम यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी, ये सी है और ये डी है। बात समझ में आया? तो अगर इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, ऐसे इस रेखा को हटा दें, तो जितना यहाँ का ट्रायंगल बनेगा उतना ही ये ट्रायंगल, मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ ध्यान दो बालक, ये सवाल अब शुरुआत करेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 से सभी लोग देखना, पॉइंट नंबर 1 से सभी लोग देखना कि यदि ये समानांतर चतुर्भुज है, यदि ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसमें कै भाग बट गया, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका प्रत्येक ट्रायंगल बराबर नहीं होगा, न तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आगे की ओर देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट सभी लोग लिखिएगा। सबसे पहला कि सर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको कर देते हैं ए और इसको बना देते हैं बी। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ए और यहाँ बी हो गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समलंब मतलब समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इसको ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक एच, मतलब ये होता है। ये आया कैसे है, इसको भी प्रूफ करेंगे। और इसके जितने भी आपको सवाल बनने वाले हैं और जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप को अभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे। ये तो फार्मूला है, ये छोटा छोटा बात था जिसको हम बताया अभी। अब देखो, स्टार्टिंग से हम पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आपको समलंब चतुर्भुज का। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, सब लोग ध्यान देना। यहाँ से शुरुआत हो रहा है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच, ऊंचाई बोलते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, इसको ई बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी एगो ऊंचाई खींच देंगे क्योंकि ऊंचाई बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को हम बना दिए ए, यहाँ से यहाँ तक के भुजा को हम बी बना दिए। तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक भी तो बी होगा क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होगा। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हम कुछ मान सकते, चलो इसको भी ए ही मान सकते, चाहे कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी। ए बी आई इसको हम बना दिए, यहाँ से यहाँ तक को क्या, सी बना दिए। ठीक है, अब हम लोग ये जाने कि सर ये तो समलंब चतुर्भुज है, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। इसका एरिया आपने बताया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आता कैसे ये ध्यान दो। ये जो रेखा है, ये जो आकृति बन रहा है, ये वर्ग है। ये क्या है हमारे पास, वर्ग नहीं आयत है। क्या है ये, सॉरी ये क्या है, आयत है। तो आयत का पहले क्षेत्रफल, पहले किसका क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बात समझ में आया? हमारे पास लंबाई यहाँ से यहाँ तक को क्या माने हैं, बी। ठीक है, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, एच, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बी गुने एच। कंप्लीट पहला बात हो गया आपको। दूसरा बात बच्चा क्या है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाले तो आधार गुने ऊंचाई, मतलब ए गुने एच, ए गुने एच, फिर प्लस इधर देखें तो आधार गुने ऊंचाई सी गुने एच, मतलब सी एच। अब प्लस में ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बी गुने क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कहोगे सर बहुत अच्छा, अब तो समझ में आ गया। अब बच्चा ये ध्यान दीजिए, सभी को हमको जोड़ना है। एच हमारे पास कॉमन है, ले लेते हैं, ए प्लस सी प्लस बी, यही बात होगा। बोलो, ए प्लस सी प्लस बी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं। अब तुम एक चीज़ ध्यान दो बच्चा, एक चीज़ इसमें क्या ध्यान देना है, हम लोग ये भी जानते हैं कि सर आधार गुने ऊंचाई, लेकिन 1/2 हम तो नहीं लिखेंगे। 1/2 1/2 कौन लिखेगा, 1/2 1/2 1/2 सबको लिखना पड़ेगा ना, खाली एच को कॉमन लिखेंगे ना। यहाँ भी बचेगा 1/2, ठीक है, यहाँ भी बचेगा 1/2 और यहाँ क्या बचेगा, बी। ठीक है, अगर हम यहाँ एच लिखें और एलसीएम ले ले यदि 2, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए, यहाँ बच जाएगा सी, यहाँ बनेगा 2b। कहेगा बहुत अच्छा सर। आगे की ओर देखो बच्चा, यहाँ h लिखो,
यहाँ a प्लस सी प्लस बी को b प्लस बी, अब बटा हो जाएगा 2। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ अगर हम इसको चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2h। यहाँ ए सी बी को पूरा हम लिख सकते हैं a, कहोगे सर एकदम लिख सकते हैं a, और ये क्या हमारे पास b। देखो यही फार्मूला हो गया 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग बटा ऊंचाई। ये फार्मूला हो गया। ये आपको हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि ऐसे फार्मूला होता है, यही फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आ जाइए पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट फर्स्ट था। अब यदि हम समलंब चतुर्भुज की बात करें बच्चा, देखो ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के दो असमांतर भुजाओं के मध्य, ये दो असमांतर भुजा है, इसके मध्य यदि कोई रेखा हम खींचे, मध्य यदि हम इसके रेखा कोई खींचे, इसको लिख दिए ई, इसको लिख दिए एफ, मध्य कोई रेखा खींचे दोनों के बीच में, और आपसे पूछा जाए कि सर ई एफ बराबर क्या होगा, ई एफ की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ई एफ की लंबाई होता है ए बी प्लस डी सी बटा में 2। बस यही हो गया हमारा आंसर। अगर तुम कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक डी सी है, तो डी सी को हम बना दिए ए बी को हम बना दिए बी। अब कहने का मतलब क्या है बालक, ए बी तो हमारे पास क्या है बी, तो हम बी, डी सी क्या है ए, अब बटा में 2। मतलब ये होता है कि समांतर भुजाओं का योग बटा 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 8 है, तो 10 8 18 बटा 2 करेंगे, हमारे पास ई एफ की लंबाई निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे देखो सर ये आया कैसे है, चलो अब हम आपको बता भी देते ये भी आया कैसे। अगर यदि हम इससे सामने से कर्ण एगो खींच दे, कर्ण खींच दिए, तो अब तुम एक चीज़ देखो, ये जो पूरा इधर मिड पॉइंट से आया है ना, आधा है, मिड पॉइंट पे आया है, आधा है, इसका यह आधा पार्ट है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल, इस पूरे का ये आधा पार्ट है, तो मतलब ये ए बटा कितना है हमारे पास 2। क्या ये जो है ये इसका आधा है कि नहीं, एकदम आधा है सर, बी बटा 2। लो बात समझ में आया? अब कहोगे सर इसको ई एफ की लंबाई कैसे निकलेगा, तो ई एफ की लंबाई निकालने के लिए ये इतना से इतना और इतना से इतना, a/2 प्लस b/2, इसका मतलब है सर a प्लस b/2। ए आ गया। ये कैसे आता है वो हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये 1% भी अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ आप क्या करो, इसके समांतर भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दो, आपको यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बात समझ में आया बच्चा? चलिए ये पॉइंट नंबर था 2। अब पॉइंट नंबर 2 के बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगला कंसेप्ट की ओर। हर बार में समलंब चतुर्भुज का आपका क्या बनेगा, फोटो बनेगा। अब देखो यदि यह समलंब चतुर्भुज है, ध्यान से समझना बालक, अब जो कंसेप्ट बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो हम बता दिए, यदि यह मिड पॉइंट ना हो, इसका रेशियो कुछ अलग हो जाए, क्योंकि उस समय से 1-1 था। मान के चलो यहाँ पे हमारे पास m है, ये n है, कोई और रेशियो में है। यहाँ से यहाँ तक हमने a है ये, और यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा b। कंप्लीट ये बना दीजिए a b c और d। कंप्लीट हो गया बालक। तब जाके EF का इसको बना देते हैं E, इसको बना दिए F। यदि हम EF का एरिया, EF की लंबाई निकालें, तो EF की लंबाई निकालने के लिए m गुने a करेंगे, ma, ठीक है। और फिर NB बटा में हो जाएगा m प्लस n। बस आपको यही बनाना है। जैसे सवाल भी दे सकता है, सवाल ये कहेगा कि सर यहाँ से 2:3 में बांटा गया, इसको 2:3 में बांटा गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 10, समझना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 8। अब बताइए कि EF की लंबाई क्या होगा, तो EF की लंबाई आपको निकालना होगा। निकालने के लिए क्या करना होगा, 10 में 2 से गुना, 10 दूना कितना हो गया 20, प्लस 3 में 8 से गुना, 8 3 कितना हो गया 24, बटा में m प्लस n, मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5।
यानी ओवरऑल बात करें तो 24/24 मतलब 44, 44/5। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? 44/5 भाग लगा देंगे तो 5 × 8 = 40, 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8.8 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। ठीक है, तो ये इतना पर भी हम इसको छोड़ देंगे तो आंसर है। ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। MA/NB अब बटा में लिख देना है क्या? तो बटा में आपको लिखना है M+N, बस इतना सिंपल सा सवाल है। आ गया कंसेप्ट 3। अब कंसेप्ट 4 पे आते हैं। पूरे कंसेप्ट को अच्छे से कॉपी में लिख लो, जिससे जब आपको रिवीजन करना का मौका मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। हर बार आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए अगला, देखो बच्चा, अब यहाँ से फिर हम एक लाइन खींच देते AF। यहाँ हमारे पास है ABCD, इसको हमने बना दिया M, इसको बना दिया N। ये है हमारे पास A और ये है हमारे पास B। ठीक है, अब बालक देखो ये 4 में आ गया। अब तुम एक चीज़ देखो, यदि तुम्हारे पास इसका एरिया और इसका एरिया दिया गया है तब आपसे EF की लंबाई आपसे पूछा जाएगा, तब कैसे निकालोगे? तो इसके निकालने के लिए आपको रूट में डालना है। रूट में क्या डालना है? MA का स्क्वायर, MA का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर बटा में लिख देना है M+N, बस हो गया। यही हमारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट निकालने के लिए ये ज्योमेट्री का पार्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको तंग कर देगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको यही याद रखना है कि MA का स्क्वायर NB का स्क्वायर बटा में M+N रूट में डाल देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकता है, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, MA का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर बटा में M+N। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 5 पे बालक, अगर हम फोटो बनाते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में, लेकिन इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रुक जाओ बच्चा, न तो गड़बड़ आ जाएगा, इसको मिटाने दो। देखो यहाँ इस थोड़ा कंसेप्ट हमको थोड़ा बताना पड़ेगा अच्छे से। ये समलंब चतुर्भुज है और बहुत अच्छी बात है सर, ये इसके डायगोनल है, ये मिला लेना इसमें, ये डायगोनल है। ठीक है, इसको बना दो ABCD, इसको बना दो। क्लियर? आपको इसका एरिया दिया गया है और इसका एरिया दिया गया है, ये A है ये B है, बात समझ में आया? दोनों का एरिया दे दिया गया है, डायरेक्ट रूप से सवाल पूछा गया है। यदि इसका एरिया दे दिया गया है तो समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलेगा? तो आपको याद रखना कि यदि यह A है यह B है तो यह √AB होता है, AB होता है √AB। सबको जोड़ देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा ABCD का। समलंब चतुर्भुज ABCD का, ये समलंब चतुर्भुज है, बात समझ में आया? समलंब चतुर्भुज ABCD का एरिया कैसे निकलेगा बालक? तो समलंब चतुर्भुज ABCD का एरिया निकालने के लिए सबों को जोड़ना पड़ेगा, तब एक समलंब बनेगा। कैसे? A + B + 2√AB, इसको जोड़ेंगे। सर इसका मतलब ये हुआ √A + √B का होल स्क्वायर। बस आपको ये याद होना चाहिए, बात समझे? √A + √B का होल स्क्वायर इतना ही होता है, यही हमारा समलंब चतुर्भुज का एरिया निकलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो बालक, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 9 और यहाँ पे 25 दे दिया गया, बस इतना ही सवाल है। अब हमसे पूछा गया कि सर इस पूरा का एरिया बताइए, तो इस पूरा का एरिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? इसका पहले √9 है, हम इसको रूट में डालेंगे, √9 ऐसे, यही फार्मूला होता है √A + √B और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √A मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 3 + B मतलब 5 का होल स्क्वायर, 5 3 8, 5 3 8, ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है बच्चा,
पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, इस अलग अलग का होल स्क्वायर था। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, बस इस पूरे का एरिया आ गया 64। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? कहोगे सर अब तो गर्दा उड़ा देंगे, इतना सारा टाइप पढ़ा दिए, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? ठीक है, मैंने इतना बताया। फिर अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ो। एक एक कंसेप्ट को आप बहुत बढ़िया से बना लीजिए, आपसे प्रॉब्लम जो भी होगा हम क्लास में डिस्कस कर देंगे। अब आपसे प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अब समलंब चतुर्भुज के सवाल को बना सकते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज के सवाल में ये कहता है कि यदि ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज के यदि हम समलंब चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मिड पॉइंट को यदि हम मिलाएं, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को यदि हम मिलाएं, उससे जो मेरी जो आकृति बनेगी है ना, ये किस प्रकार की आकृति होगी? तो ये जो आकृति है एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसको कॉपी में उतार लीजिए। कैसा चतुर्भुज बनेगा ये? समांतर चतुर्भुज, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब ये हो गया कि समलंब चतुर्भुज के मध्य भुजाओं से जो रेखा जो आकृति बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा? तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चा कौन सा चतुर्भुज? तो समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो बालक, यदि हम इसी समलंब चतुर्भुज में एक नया कंसेप्ट और आपको देते हैं, देखो, ओहो ओहो ओहो, देखो ये, चलो हमने तो बना दिया फोटो। यदि यहाँ पे दोनों विकर्ण हमारे पास है और विकर्णों के मध्य बिंदु से जो रेखा मिल रही है, इसकी दूरी यदि निकालना हो, EF की दूरी, तब जाके कैसे निकालेंगे? ये भी एक प्रकार का कंसेप्ट है, आप लोग लिख लो। यदि EF की दूरी निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई A है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B है, और EF की दूरी निकालना हो, EF की दूरी, तो आप EF की दूरी कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, A - B/2 हो गया आंसर। मतलब ये हुआ बालक कि यदि ये समानांतर भुजा है तो A-B/2 कर देगा। उस समय हम प्लस कर रहे थे, अब हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। बोलो सबको समझ में आया? आप सभी लोग इस कंसेप्ट को लिखे होंगे बहुत बढ़िया से। मैं भी आई होप कि बहुत अच्छा मज़ा आया होगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बोलो, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात और आपको याद रखना है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, समलंब चतुर्भुज के जो भी विकर्ण होते हैं, ये अनुपातिक होते हैं, है ना। मतलब ये अनुपात में बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे O है, इसको A B C D लिख दे, तो इसका मतलब होता है OA बटा हो जाएगा OC बराबर OB बटा हो जाएगा OD। बात समझ में आया? और ये भी बटा ये भी लिख देंगे, इसके कोई दिक्कत नहीं। इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में समानुपातिक होते हैं, समान अनुपात में विभक्त होते हैं। मतलब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। डायरेक्ट जब सवाल हम कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको सवाल करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।